हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 34। राजन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट था। मुरारी वंश से अच्छा खासा नाराज था। प्रताप गुस्से में था और अपने बेटे को मारने वाले को ढूंढ रहा था। किशोर मुरारी और प्रताप के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं शिवम नहर वाली फाइल के गायब होने से परेशान था। काशी अंजलि चले आए। काशी की दिवाली की छुट्टियां पूरी हो चुकी थी और उसे वापस इंदौर जाना था, क्योंकि उसे एग्जाम्स की तैयारी भी करनी थी। दोपहर तक सीएम सर भी आ चुके थे। शिवम मीटिंग के लिए चला गया। साथ ही उसने मुरारी को भी आने को कह दिया। कुछ देर बाद सभी मीटिंग्स रूम में थे। प्रताप भी वहां मौजूद था। उसकी आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन एक रहस्यमयी मुस्कान भी उसके चेहरे पर थी, जिसकी वजह थी हाथ में पकड़ी वो फाइल। उस फाइल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। मुरारी ने एक नजर प्रताप को देखा और फिर शिवम को देखा। शिवम के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर मुरारी ने कहा, क्या बात है भैया, सब ठीक है ना? मुरारी, दरअसल वो फाइल हमें मिल नहीं रही जिसमें नहर वाला प्रोजेक्ट था, शिवम ने धीरे से कहा। तो मुरारी के चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए और उसने कहा, जे क्या कह रहे हो भैया? प्रोजेक्ट तो दूसरा बनवा लेंगे, पर वो फाइल में उन 4 लोगों के दस्तखत भी थे। हमें माफ कर दो मुरारी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गए। शिवम ने उदास होकर कहा। अरे भैया, आप चिंतियाओ नहीं, हम करते हैं कुछ जुगाड़, मुरारी ने कहा। कुछ देर बाद शिवम और मुरारी बैठे रहे और सीएम सर मीटिंग रूम में आए तो सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए। उन्होंने सबको बैठने का इशारा किया। कुछ जरूरी बातों के बाद उन्होंने शिवम से कहा, हाँ जी गुप्ता जी, नहर वाले प्रोजेक्ट की फाइल दीजिए जरा। वैसे हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर सरकार तो कागजों पर चलती है ना। शिवम के पास कोई फाइल नहीं थी, क्या देता? प्रताप ने शिवम को देखा और कहा, मंत्री जी, फाइल होगी तो देंगे ना? कहना क्या चाहते हो प्रताप? मंत्री जी ने पूछा। यही कि नहर वाली जमीन 4 लोगों के हिस्से में है, उन्हीं में से एक हिस्सा गुप्ता जी का भी है। पहले तो सबके सामने जमीन देने की हामी भर दी, लेकिन लगता है अब इनका मन बदल गया है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। प्रताप ने शिवम को नीचा दिखाने की कोशिश की। ए प्रतापा, जबान खींच लेंगे तुम्हारी अगर शिवम भैया के बारे में कुछ बकवास की तो। मुरारी के पीछे खड़े उसके आदमियों में से एक ने कहा, हाँ तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। उधर से प्रताप के आदमी ने कहा। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से शोर शराबा होने लगा। ये कर देंगे, वो कर देंगे जैसी बातें होने लगी। मंत्री जी ने देखा तो कहा, सब शांत हो जाओ, हम यहाँ आप लोगों का झगड़ा देखने नहीं आए हैं। अपने आपसी झगड़ों को मीटिंग रूम से बाहर सुलझाएं तो बेहतर होगा। मंत्री जी के कहते ही सब चुप हो गए और अपनी अपनी जगह बैठ गए। मुरारी चूंकि वहां का विधायक था, इसलिए उठा और कहा, माफ कीजिएगा मंत्री जी, यहाँ मौजूद कुछ लोगों को अभी तमीज सीखने की बहुत जरूरत है। आप जिस फाइल की बात कर रहे हैं वो हमारे पास है, ये लीजिए। कहते हुए मुरारी ने अपने पीए को फाइल देकर मंत्री जी तक पहुंचाने के लिए कहा। मंत्री जी ने फाइल देखी। शिवम और प्रताप दोनों ही हैरान थे। शिवम ने मुरारी की तरफ देखा तो मुरारी ने उसे आंखों ही आंखों में सब ठीक होने का इशारा किया। वहीं प्रताप अपने हाथ में थामी फाइल को घूरे जा रहा था और सोच रहा था, अगर नहर वाली फाइल मुरारी के पास है तो उसके हाथ में कौन सी फाइल है? मंत्री जी ने फाइल देखी, सभी पेपर्स देखे, सब क्लियर था। उन्होंने फाइल के आखिर में साइन की और शिवम को उस नहर वाली जमीन को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। मंत्री जी वहां से जाने लगे। उन्होंने मुरारी से बाहर आकर मिलने का इशारा किया। मुरारी उनके पास आया तो मंत्री जी कहने लगे, बहुत सही काम कर रहे हो मुरारी। एक नेता का पहला फर्ज होता है खुद से पहले जनता के बारे में सोचना, और तुम अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हो। अरे सर, ये कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं आप जिस
पद पर हैं और हम जिस पद पर हैं वो बनारस की जनता ने हमें बहुत भरोसे के साथ सौंपा है। अब जब जनता हमारे लिए इतना कर सकती है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना जनता के लिए कुछ करने का। मुरारी ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश पर तुम्हारा राज होगा मुरारी, मंत्री जी ने कहा। मुरारी ने सुना तो मुस्कुराने लगा। मंत्री जी ने मुरारी की तरफ देखा और कहा, बस थोड़ा सा हाथों को कंट्रोल में रखो। सुनने में आया है कि कोई आपकी बात ना सुने तो सीधा थप्पड़ रख देते हो। क्या करें सर, आदत से मजबूर हैं। प्रेम की भाषा कोनो समझता नहीं, इसलिए कंटाप रखना पड़ता है। मुरारी ने कहा, कंटाप? मंत्री जी ने हैरानी से पूछा। अरे वही थप्पड़, थप्पड़ को बनारस में कंटाप कहा जाता है। मुरारी ने कहा, तुम और तुम्हारी भाषा, हम चलते हैं, जय हिंद। कहकर मंत्री जी वहां से चले गए। मुरारी उन्हें जाते हुए देखता रहा। शिवम मुरारी के पास आया और कहा, मुरारी, वो फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? जब सुबह हमने पूछा था तब तुमने कहा था कि फाइल के बारे में तुम्हें नहीं पता। मुरारी मुस्कुराया और कहा, माफ करना शिवम भैया, आपको परेशान करने का कोनो इरादा नहीं था। दिवाली वाली शाम तक फाइल आपके कमरे में ही थी, लेकिन उसके बाद इसे किसी ने उठवा लिया था ताकि जो नहर वाले प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सके। किसने? शिवम ने हैरानी से पूछा। इतने में प्रताप आया तो मुरारी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, एक ही तो शुभ चिंतक है आपका बनारस में। वो फाइल तुम्हारे पास कहां से आई मुरारी? प्रताप ने मुरारी को लगभग घूरते हुए कहा। प्रताप वाह, शिवम भैया सीधे हैं, हम नहीं। जिसको पैसे देकर फाइल उठवाई थी तुमने, उसी से लेकर हमने फाइल बदल दी। मुरारी ने कहा, ये ठीक ना किया तुमने। प्रताप ने कहा, चोर के घर से कुछ चुराना चोरी थोड़ी ना है प्रताप। और साले तुम हो भी ना बैल हो कसम से, मतलब इक्को बार फाइल खोलकर तो देख लेते कि अंदर क्या लिखा है, बस मुंह उठा के चले आए। मुरारी ने कहा तो प्रताप ने फाइल को खोलकर देखा। खाली पन्नों के सिवा उसमें कुछ नहीं था। ये देखकर प्रताप का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मुरारी को घूरते हुए कहा, तुमको छोड़ेंगे नहीं मुरारी, हमका तुम्हारी मेहरारू हैं। हमको बाद में पकड़ लेना, पहले जाकर उनको पकड़ो जिन्होंने तुम्हारे बेटे को पीटा है। मुरारी ने कहा। प्रताप पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिवम ने मुरारी से पूछा, इसके बेटे को क्या हुआ? कल रात किसी ने इसके बेटे को बहुत पीटा है, अस्पताल में भर्ती है अभी। मुरारी ने दांत खुजाते हुए कहा। किसने मारा? कहीं तुमने? कहते कहते शिवम रुक गया। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, हम काहे मारेंगे? मुरारी ने कहा। मुरारी, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? शिवम ने मुरारी की ओर देखकर कहा। भैया आजकल ना बहुत शक करने लगे हो आप हम पर, हम काहे छुपाएंगे ऐसी कोई बात आपसे? चलिए घर चलते हैं, मुरारी ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। दोपहर का समय, शिवम का घर। अपने कमरे में बैठी काशी अपना बैग पैक कर रही थी। वहीं अंजलि गुमसुम से बैठी उसे देख रही थी। सारिका आज ओल्ड एज होम नहीं गई, बल्कि वह भी अपने कमरे में बैठी अपने और शिवम के कपड़े और जरूरी सामान बैग में रख रही थी। आखिर काशी को इंदौर छोड़ने इस बार शिवम और सारिका जो जा रहे थे, साथ में मुरारी और अनु भी। काशी की नजर जब अंजलि के उदास चेहरे पर पड़ी तो उसने कहा, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? हाँ। काशी, ये वक्त कितनी जल्दी बीत गया ना। इतने दिन से तुम हमारे साथ थी और कल सुबह वापस इंदौर चली जाओगी। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी काशी। अंजलि ने एक गहरी सांस लेकर कहा। काशी ने सुना तो वह भी उदास हो गए और अंजलि का हाथ थामकर कहने लगी, मिस तो हम भी बहुत करने वाले हैं सबको। इस बार कुछ ज्यादा ही मन लग गया हमारा यहाँ। वंश भैया, मुन्ना भैया और तुम्हारे साथ कितना वक्त बिताया। वो सब अच्छी यादें लेकर हम इंदौर जाने वाले हैं। फिर कब आओगी काशी? अंजलि ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। 3 महीने बाद मार्च में एग्जाम्स है। उसके बाद MBA करने के लिए भी वहीं इंदौर में एडमिशन लेना होगा।
इस बार लगता है आने में वक्त लग जाएगा। वैसे मिस अंजलि, अगले साल तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके बाद क्यों ना तुम भी इंदौर में एडमिशन ले लो। बुआ की टेंशन मत लो, उनसे हम बात करेंगे। काशी ने खुश होकर कहा। सच्ची? वैसे भी मम्मी पापा तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे, फिर तो हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। अंजलि ने भी इंदौर जाने के नाम से खुश होकर कहा। धीरे, लेकिन इंदौर आने से पहले तुम्हें अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा, काशी ने कहा। हम वो कर लेंगे, अंजलि ने कहा। काशी ने देखा उसकी मुस्कुराहट वापस लौट आई है। वो एक बार फिर अपनी पैकिंग करने में बिजी हो गई। अंजलि भी उसकी हेल्प करने लगी। अंजलि को अचानक कुछ याद आया तो उसने कहा, काशी, वो लड़का कौन था? लड़के का नाम सुनकर काशी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके हाथ रुक गए और शक्ति का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अंजलि को शक ना हो जाए ये सोचकर काशी ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, कौन लड़का? अरे वही जिसके साथ गलियारे में खड़ी थी तुम। उस लड़के को ना हमने पहले भी कहीं देखा था। हाँ, याद आया, उस दिन जब मार्केट में अफरा तफरी मची थी, उस दिन उसी लड़के ने तुम्हें उस बैल से बचाया था। तुम उसे जानती हो क्या? अंजलि ने पूछा। काशी को जब पता चला कि अंजलि शक्ति को देख चुकी है तो वह आकर अंजलि के सामने बैठी और कहने लगी, अंजलि, हम तुम्हें कुछ बताएं तो तुम भरोसा करोगी ना? काशी को इतना सीरियस देखकर अंजलि ने कहा, हाँ बताओ, क्या हुआ? काशी ने अंजलि के हाथों को थाम लिया और कहने लगी, उस शाम जब हम दोनों घाट पर गए थे, तब हम फूल लेकर वापस आ रहे थे, तब उस लड़के से पहली बार टकराए थे। इंदौर में हमारे साथ कई लड़के पड़े हैं, साथ में बैठकर बातें भी की है, लेकिन कभी किसी के लिए वो फीलिंग नहीं आई जो उस लड़के को देखकर आई थी। पता है, एक पल के लिए तो हम उसकी आंखों में खो से गए थे। कितनी गहरी आंखें थी उसकी। उसके बाद दूसरी बार हम उससे दिवाली वाली शाम मिले थे, अपने ही घर में। वो खिड़की से हमारे कमरे में आया था। उसे देखते ही हमारा दिल धड़कने लगा। न जाने क्यों हमारी नजरें बार बार उसे देखना चाह रही थी। इसलिए तुम उस रात हमें कमरे में नहीं आने दे रही थी, अंजलि ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। अंजलि, पहले हमारी पूरी बात तो सुनो, काशी ने कहा। हाँ हाँ बोलो, अंजलि ने कहा। काशी आगे कहने लगी, हमें लगा वो चोर है, लेकिन उसने कुछ नहीं चुराया। हम उससे कुछ पूछ पाते इससे पहले ही तुम आ गई और वो चला गया। उससे हुई इन 2 मुलाकातों ने हमें उलझन में डाल दिया था। पता नहीं क्यों, पर हम उससे मिलना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है और उसे देखते ही हमें फीलिंग क्यों आने लगती है। कल दुपट्टा खरीदते वक्त जब वो हमारे पास से निकला तो हमने उसका पीछा किया और उसे साइड में लाकर पूछा कि वो कौन है और हमारे घर क्यों आया था। इतने में ही बारिश शुरू हो गई और वो चला गया। कहते हुए काशी थोड़ी उदास हो गई। तो ये बात है। तो उसने बताया या नहीं कि कौन है वो? अंजलि ने शरारत से पूछा, लेकिन काशी उसका इशारा नहीं समझ पाई और कहा, उसने सिर्फ अपना नाम बताया और कहा कि ये बनारसी उसका घर है, जब भी मिलना हो घाट पर आ जाए। तो क्या नाम है उसका? अंजलि ने थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछा। शक्ति। काशी ने बड़े प्यार से शक्ति का नाम लिया। क्या बात है, बड़े प्यार से नाम लिया जा रहा है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? अंजलि ने काशी को छेड़ते हुए कहा। काशी उठी और कमरे की खिड़की के पास चली आई। बाहर देखते हुए उसने कहा, हमें नहीं पता अंजलि, हम कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे, इन दिनों उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी उससे मिले हैं ऐसा लगा है जैसे हम उसे पहले से जानते हों। किसी अजनबी से मिलकर ऐसा पहली बार लगा है। कुछ तो है जो हमारे मन में उतरते चला जा रहा है और वो क्या है ये हम नहीं जानते। एक अजीब सी फीलिंग से घिरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अंजलि उठी और काशी की तरफ आते हुए कहा, फिर तो तुम्हें घाट जाकर एक बार शक्ति से जरूर मिलना चाहिए। वही है जो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता है। काशी,
अगर ये प्यार है तो बिलीव मी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग से गुजरने वाली हो तुम। और अगर नहीं तो कम से कम तुम्हारी टेंशन तो दूर होगी। हम उससे मिलने कैसे जा सकते हैं? देखा ना तुमने कल क्या हुआ। उसके बाद मुन्ना भैया ने साफ मना किया है हमें वहां जाने से। और अगर वंश भैया को पता चला तो कहीं राजन की तरह उस शक्ति को भी। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, काशी ने डरते हुए कहा। तुम ना बहुत डरपोक हो काशी। मुन्ना भैया और वंश भैया को कौन बताएगा इस बारे में? और वैसे भी ये आखिरी मौका है, उसके बाद पता नहीं तुम वापस कब आओगी। आज शाम की गंगा आरती में चलते हैं। अगर शक्ति में वहां मिला तो तुम उससे ये सब पूछ लेना, अंजलि ने कहा। और अगर वो नहीं आया तो? काशी ने मासूमियत से कहा तो अंजलि मुस्कुरा दी और कहा, काशी दिल से पुकारो ना तो भगवान भी आ जाते हैं। और मेरा दिमाग कह रहा है कि वो तुमसे मिलने के लिए इस वक्त परेशान हो रहा होगा। अंजलि की बातें सुनकर काशी सोच में पड़ गई। पहले प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, कुछ समझ नहीं आता। काशी के साथ भी यही हो रहा था। अंजलि काशी से छोटी जरूर थी, लेकिन उसने काशी को अपनी बातों में उलझा दिया। अंजलि देखना चाहती थी कि आखिर कौन है वो शख्स जिसे देखकर काशी का ये हाल है। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या काशी शक्ति से मिलने आएगी? क्या प्रताप पता लगा पाएगा राजन को किसने पीटा? कॉलेज के इलेक्शन फॉर्म वाले दिन क्या होने वाला है नया? जानने के लिए सुनते रहें मैं तेरी हीर।